एक दूरदराज के पहाड़ी गांव में अचानक रात भर में जानवरों के शवों की एक श्रृंखला सामने आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया गया है। युगामी में इन आपदाओं की जांच के लिए इस प्रकार की घटनाओं में विशेषज्ञता रखने वाले एक जासूस को टोक्यो से बुलाया जाता है। इसके बाद हम गांव में लड़कों के एक समूह को देखते हैं जो टोक्यो से आने वाले और अपने शहर में आने वाले जासूस के बारे में सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। समूह में हम योतारो कुसाका नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दिन टोक्यो जाना चाहता है और खुद जासूस बनना चाहता है। उसके दोस्तों ने उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें टोक्यो के उस व्यक्ति से मिलने के लिए बाद में आने दे, और वह सहमत हो गया जब तक कि वे मेहमानों को परेशान नहीं करते। इसके बाद योतारो एक अजीब दिखने वाले लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है जिसका नाम काबेन है, जो योतारो का चचेरा भाई है और उनके साथ रहता है। योतारो उससे कहता है कि उसके आने के बाद वह बाहर ही रहे क्योंकि उससे हमेशा बदबू आती रहती है। इस बीच जासूस इनोगामी सड़क के किनारे एक सपाट टायर के साथ दिखाई देती है। बाद में श्रीमती कुसाका, योतारो की मां और इनोगामी की ग्राहक सड़क पर आती हैं और उन्हें अपने घर तक सवारी देने की पेशकश करती हैं जहां वह फिलहाल रहेंगे। वे जानवरों के शवों के बारे में बात करते हैं जो कहीं से भी घटित हो रहे हैं और इस जांच को बच्चों से गुप्त रखने के लिए कहते हैं क्योंकि वे इन घटनाओं के बारे में भयभीत हो सकते हैं। जासूस सहमत हो गया और कहा कि वह गांव में शांति बनाए रखने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। विला में इनुयोगामी कबानेई को खेतों में काम करते हुए देखती है और उसका स्वागत करती है। हालांकि काबानेई एक शब्द भी नहीं कहता है और बस झुक जाता है, जिससे इनुयोगामी को विश्वास हो जाता है कि वह शर्मीला है या शायद एक मेहनती व्यक्ति है। रात में इनुगामी गर्म झरनों में आराम कर रहा है और योतारो अंदर आता है और अपनी पीठ धोने की पेशकश करता है। इनुगामी फिर योतारो से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसे उसने खेतों में देखा था। योतारो उसे बताता है कि उसका नाम कबाने है, जिसे डोरोटाबो के नाम से भी जाना जाता है, युक्काई के नाम पर उपनाम, और वह हमेशा बाहर खेतों में काम करता है। जाहिर तौर पर कबाने का जन्म बहुत बुरी गंध के साथ हुआ था, इसलिए कोई भी कभी भी उसके पास नहीं आएगा या उससे बात नहीं करना चाहेगा। उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया था और तब से योतारो की माँ उसे अपने साथ ले गई। उसके स्नान के बाद जासूस श्रीमती कुसाका से पूछता है कि वह अब नहीं चाहता कि उसका बेटा योतारो उसकी सेवा करे और इसके बजाय कैबिन से उसकी देखभाल करने का अनुरोध करता है। सुबह में कैबिन इनुगामी के लिए कॉफी बनाती है और थोड़ी देर बात करने के बाद इनुगामी लड़के से पूछती है कि क्या उसने हाल ही में कुछ अजीब देखा है, क्योंकि वह जानता है कि कैबिन हमेशा खेतों पर काम करने में देर से आता है। कैबिन ने इनुगामी को बताया कि वह हाल ही में सामने आए मृत जानवरों के बारे में जानता है और वास्तव में उसे ही लाशों से छुटकारा पाना है। उन्होंने इनुगामी को समझाया कि ये घटनाएं आम तौर पर अमावस्या की रात को होती हैं और अगली अमावस्या 5 दिनों में होगी, इसलिए संभवतः अगली घटना वही होगी। इसके बाद वे दोनों अगले अमावस्या की प्रतीक्षा करते हैं और इन दिनों के दौरान जासूस अपना अधिकांश समय कैबिन को उसके दैनिक कार्यों में मदद करने में बिताता है। एक दिन तक इनुगामी ने कैबिन पर एक हार देखा और उससे पूछा कि यह क्या था। कैबिन इनुगामी को बताता है कि वह नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन यह हार उसके जन्म के बाद से ही उसके पास है और यह संभवतः उसके माता पिता का है। वह बताते हैं कि संभवतः उन्हें उनके द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन वह जीवन भर इस पत्थर को ढोते रहे हैं। हालांकि इनुगामी ने पत्थर पर प्रतीक को पहचान लिया और कैबिनेट को बताया कि वह इस बारे में गलत है कि यह पत्थर क्या है और उसे बताता है कि इसे लाइफ स्टोन कहा जाता है। उन्होंने लड़के को बताया कि इस पत्थर में एक विशेष घटक है जो केवल विशेष परिस्थितियों में ही बन सकता है। चूंकि यह बहुत कीमती है, उसके माता पिता ने इसे बिना किसी कारण के उस पर नहीं छोड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि वास्तव में उसे त्यागा नहीं गया था।
जासूस कैबिनेट से पूछता है कि क्या वह एक दिन अपने माता पिता से मिलना चाहेगा और सोचता है कि अगर वह चाहे तो वह उन्हें ट्रैक करने में सक्षम हो सकता है। अमावस्या की रात कैबिन इनोगामी के लिए बाहर इंतजार कर रहा है, लेकिन तभी उसका सामना येटेरो से होता है, जो जासूस से मिल रहे ध्यान से ईर्ष्या करता है और कैबिन पर चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है कि वह विशेष नहीं है और वह केवल यही चाहता है टोक्यो जाने का उसका मौका बर्बाद कर दिया। क्रोधित होते हुए येटेरो ने कैबाइन का हार फाड़ दिया, जिससे लड़का एक राक्षस में बदल गया। येटेरो ने अपना परिवर्तन देखा और चिल्लाते हुए तेजी से भाग गया, लेकिन सौभाग्य से राक्षस रूप में रहते हुए वह हार उठाने में कामयाब हो गया और वह सामान्य स्थिति में लौट आया। यह महसूस करने के बाद कि उसने क्या किया है, केबिन परेशान है और खलिहान के पास रोता हुआ देखा जाता है। वह सोचता है कि हाल ही में मरने वाले जानवरों के लिए यह सब उसकी गलती है, जब तक कि एक न्यूगामी ने उसे ढूंढ नहीं लिया और फिर उसे अपनी पीठ पर अपनी पूंछ दिखाई। उन्होंने कैबिन को समझाया कि किमोनो मानव जगत में बहुत लंबे समय से मौजूद हैं, जो दुर्लभ प्राणी हैं जो मनुष्यों के बीच रहते हैं, लेकिन हर समय उनके द्वारा अज्ञात रहना चाहिए। वह कैबिन को बताता है कि वह मानव और युकाई का मिश्रण है और यह पत्थर उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उसे अपने मानव रूप में रहने की अनुमति देता है और उसकी प्यास को मनुष्यों पर हमला करने से रोकता है। वह यह भी कहते हैं कि वहां एक और अपराधी है जो इन अपराधों को अंजाम दे रहा है। यह जानते हुए कि कैबने को दोष नहीं दिया गया है, कैबने को पता चलता है कि उसका चचेरा भाई योटारो जंगल में भाग गया है, क्योंकि कैबने को एक राक्षस में बदल जाता देखकर वह डर गया था। इसलिए वे दोनों उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। उसे ढूंढने के बाद योटारो रूपांतरित कुत्तों से घिरा हुआ है, जिन्हें जल्द ही दोनों ने खत्म कर दिया। कुछ ही क्षण बाद वे अपराधियों में से एक राक्षसी मूस के पास आते हैं और बिना किसी देरी के उन पर हमला करता है, लेकिन कैबाने को भी अविश्वसनीय ताकत का उपहार दिया गया है और वह इसे अपने नंगे हाथों से हराने में सक्षम था। यह देखकर इनुगामी प्रभावित हो जाती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद इनुगामी को पता चलता है कि उसे वास्तव में उसे खत्म करने के लिए काम पर रखा गया था और वह उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि कैबाने मुख्य अपराधी था और श्रीमती कुसाका को पता था कि कैबाने वास्तव में क्या था, क्योंकि उसकी बहन ने बताया था उसे देते समय। फिर जासूस ने उसके सिर में गोली मार दी। गांव वापस जाने के बाद इनुगामी ने श्रीमती कुसाका को बताया कि उसने काम पूरा कर लिया है और फिर कबाने के शव को अपने साथ लेकर चला गया। बाद में कबाने ने अपने शरीर को पुनर्जीवित किया और फिर से जीवित हो गया। इनुगामी बताते हैं कि यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि वह आधा याकाई और इंसान है। फिर वह उसे टोक्यो स्थित अपने कार्यालय में ले जाता है। यहाँ कबाने की मुलाकात शिकी और अकीरा नामक दो अन्य अनाथ बच्चों से होती है। इनुगामी बताते हैं कि वह उन्हें अपने साथ ले गए क्योंकि वे भी उनकी प्रजाति का हिस्सा हैं, जिन्हें किमोनो के नाम से जाना जाता है। वह कबाने को यहाँ टोक्यो में रहने और उनके और जासूसी टीम के साथ काम करने की पेशकश करता है, लेकिन उससे कहता है कि उसे तुरंत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। फिर अकीरा पूछती है कि क्या कैबिनेट भी उनकी तरह किमोनो है, क्योंकि उसकी गंध काफी असामान्य है। इनुगामी ने उन्हें बताया कि वह आधा किमोनो अमानवीय है, इसलिए उसे हनेओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके भीतर का याकाई इतना शक्तिशाली है जो उसे एक अमर राक्षस बना देता है। लेकिन उनमें शिकी से समानताएं हैं, क्योंकि वे दोनों हेनियो हैं। शिकी को यह पसंद नहीं है कि उन्होंने एक नए व्यक्ति को भर्ती किया है और वह इस बात से नाराज है कि कैबिनेट ने उसके कपड़े पहने थे। वह कैबिनेट को बताता है कि वह उससे 1 वर्ष बड़ा है, जिससे वह अपना वरिष्ठ बन जाता है। फिर बाथरूम में चला जाता है। बाद में जब कबाने बाथरूम में जाता है तो वह एक तार से टकरा जाता है और शिकी पूछती हुई दिखाई देती है कि वह यहाँ क्यों आया है।
कबाने ने शिकी को बताया कि इनुगामी उसे उसके माता पिता को ढूंढने में मदद कर रही है, लेकिन शिकी ने हंसते हुए कहा कि वे शायद मर चुके हैं या उसे छोड़ दिया गया है। कबाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी उससे बंधी होती है और शिकी उसे हिलने न देने की चेतावनी देती है, नहीं तो यह उसका पैर फाड़ देगा। हालांकि काबेन नहीं सुनता और अपने पैर में छेद करके खुद को मुक्त कर लेता है। शिकी पूछता है कि क्या दर्द होता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कबाने खुद को ठीक करने और शरीर के अंग को पुनर्जीवित करने में सक्षम था। अगले दिन वे अपने पहले जांच कार्य पर निकल पड़ते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो पुलिस बताती है कि एक कीट का संक्रमण हुआ है जिसने उनके घर के अंदर एक परिवार पर हमला किया है। इनुगामी बताते हैं कि कमरे के अंदर कुछ चीज कीड़ों को आकर्षित कर रही थी और जब तक वे इसे बाहर नहीं निकालते कीड़े कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। शिकी जाले बनाने के लिए अपनी रेशम शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है और प्राणियों को जाल में फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि बग वेब को खाकर नष्ट कर देते हैं। इनुगामी के हस्तक्षेप करने से पहले कैबिनेट स्वयंसेवकों को अंदर जाने के लिए कहता है। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वह अभी छोटा है, लेकिन इनुगामी इस बात से सहमत है। जैसे ही वह प्रवेश करता है कीड़े उसके पूरे शरीर को ढक लेते हैं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है और जानवर उसे नहीं खा सकते हैं। इसलिए वह उस वस्तु को ढूंढने में कामयाब रहा जिसके कारण कीड़े घर में घुस गए थे। इनुगामी उस लड़के को बताता है जो वहां रहता है कि कीड़े अपराध की मानवीय भावना पर फीड करते हैं और जो वस्तु उन्हें आकर्षित करती है वह चोरी के जूतों की एक जोड़ी थी जिसे लड़के के छोटे भाई ने अपनी मां के लिए चुराया था क्योंकि वे बहुत गरीब हैं। इसके बाद कैबन ने टीम का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो जाता है और बदले में इनुगामी उसे अपने माता पिता को ढूंढने में मदद करेगा। बाद में हम जासूस को इनारी नामक एक रहस्यमय महिला से फोन पर बात करते हुए देखते हैं जिसका टोक्यो पुलिस पर बहुत प्रभाव है। वह इनारी को कबाने के बारे में बताता है और वह एक संभावित खतरा हो सकता है। ये पार्ट यही खत्म होता है। आगे का पार्ट अगली वीडियो में देखेंगे। अलविदा दोस्तों।